बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सब लोग ठीक ठाक हैं, तरोताज़ा, फ्रेश, और सब लोगों ने असाइनमेंट्स रखी हुई हैं सामने जो कल बनाने के लिए दी थी। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़िम्मेदार लोग हैं। तो अभी चेक करते हैं, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कैप्शन है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ टाइप्स आपको आज बताऊंगा। शुरू कहां से कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स से। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यूं भी कह सकते हैं, दोनों लफ्ज़ याद कर लें। कौन कौन से वाले? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और आसान कर दूं, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो वैलिड है, आप जुमला वाइस वर्सा आप करें, और कौन कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो वैलिड नहीं है। वैसे बाय द वे, हाँ, किसी लेक्चर में हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, याद आ गया? जिसमें फिर एग्रीमेंट को भी एक्सप्लेन किया, फिर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ को एक्सप्लेन किया। याद आ रहा सारा कुछ? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में हम तफसील से डिस्कशन कर चुके हैं। अब आप ज़रा बोर्ड पे देखें कि कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और आपकी किताब में देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन का रेफरेंस दे के डेफिनेशन लिखी हुई है। सेक्शन 2H का रेफरेंस दे के डेफिनेशन लिखी हुई है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, और वो डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ याद आया? वैसे भी मैंने रिपीट कर भी दिया है, तो इसका मतलब है अब हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हम बड़ी ही डिटेल से एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर हमारा लगा था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन मैंने आपको समझाया था। ठीक हो गया? तो ये है डेफिनेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा, अब इसमें एक नई बात जो हमने तब शायद नहीं की थी। रेडी है सुनने के लिए? जब भी दो पार्टीज के बीच में, जब भी दो पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए दोनों की दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बाउंड हो जाती हैं। सो ये लफ्ज़ आपने नहीं बोलना, बाउंड। ठीक है? और अभी गालिबन कल किसी ने क्वेश्चन किया था, मुझे क्वेश्चन याद है, बाइंडिंग। ये देखा, बंदा भी याद आ गया। ठीक है, बाइंडिंग, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो कल मीनिंग इसका बताया था, यानी पाबंद हो जाना, बाउंड हो जाना। तो जब भी दो पर्सन्स के बीच में, दो पार्टीज के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो दोनों की दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज बाउंड हो जाती हैं। क्या करने के लिए? अपना अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। सारी बात दोहराएं, क्या कहा? जब भी दो पर्सन्स के बीच में, दो पार्टीज के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो दोनों जो पार्टीज हैं वो अपना अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बाउंड हो जाते हैं, पाबंद हो जाते हैं। और अगर इन दोनों में से एक बैकआउट करे, इन दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से एक वायलेट करे, इन दोनों में से एक ब्रीच करे, इन दोनों में से एक खिलाफ वर्जी करे, अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म ना करे, तो इसके खिलाफ जो दूसरी पार्टी है वो सूट फाइल कर सकती है। क्या आपको याद आ रहा है कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स पढ़ी थी? तो उसमें से एक ये भी थी सूट फाइल करना, जिसका मतलब क्या बताया गया था? मुकदमा दायर करना, केस दायर करना। पढ़ा था ना? तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बिल्कुल परफेक्ट था, कानून के तकाज़ों के बिल्कुल एन मुताबिक था, सब कुछ दुरुस्त था, सही था, परफेक्ट था,
तमाम तर लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, जो आज आपको बताऊंगा भी यहाँ पे जाके। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, एनफोर्सेबल बाय लॉ था। उसके बावजूद अगर एक पार्टी पीछे हटती है और अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करती, तो उसको हम क्या टाइटल देंगे? गिल्टी पार्टी। ये भी टर्म पड़ी हुई है। और फिर गिल्टी पार्टी के खिलाफ सूट फाइल होगा। डन हो गया ये चीज़। चूंकि ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, दोनों पाबंद हो जाते हैं अपना अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लें? चले, वैसे उस दिन भी की थी, लेकिन वंस अगेन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बुक में भी लिखी हुई है, तो क्यों ना मैं खुद से भी एग्जाम्पल दे दूं आपको। ठीक है, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल आपके पास आ गई। जितनी ज़्यादा केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सपोज इनके पास एक BMW है यार, फर्ज करने में कोई हर्ज नहीं है ठीक है, अल्लाह देगा, अल्लाह के घर में कौन सी कोई हम ना उम्मीद तो नहीं होते ना। तो BMW आपके पास, और किसी ज़रूरत के तहत अब आपने वो बेचनी है। ठीक है, आपने ऑफ़र की, इनको ऑफ़र की, फ़र्ज़ करें जी आपको ऑफ़र कर दी। इन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी BMW गाड़ी बेचनी है सिर्फ 3 करोड़ रुपए के एवज। आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, आपके पास भी बेबहा पैसे है माशाल्लाह, यू आर गोइंग टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, यू टू तो सब कुछ तय हो गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, याद आ रहे हैं स्टेप्स? सब कुछ तय हो गया। इवन आपने इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी कर ली कुछ। और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का वक्त आया, तो जनाब अब आप कह रहे हैं कि लाएं जी पैसे और ले जाएं गाड़ी, मैं सारा कुछ आपके हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूं, बट उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना हुआ था। अब बताएं ज़रा, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। अब आप लोगों से पूछते हैं कौन किसके खिलाफ क्या कर सकता है। पहले तो इनको टाइटल दें, ये और ये दो हमारे पास पार्टीज हैं, इन दोनों में से गिल्टी कौन है और एग्रीव कौन है? हैं? ये गिल्टी है। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, अब यकीन करें, ये रैंडमली पार्टीज, गिल्टी वाला जो है ये आपके हिस्से में आ गया। ठीक है, इसमें कोई इंटेंशनल डिवीजन नहीं थे। चले, हो सकता है किसी आने वाले एग्जाम्पल के अंदर हम इसको रिवर्स कर दें, बट अब इसको आप जो है ना बर्दाश्त कर लें। सो यू आर गिल्टी एंड he is aggrieved। ठीक है, तो कौन किसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है? जो aggrieved है, aggrieved, he can take a legal action against the guilty party। ओके हो गया, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की पावर होती है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ये कॉन्सिक्वेंस होता है, नतीजा होता है कि इसे परफॉर्म करना पड़ता है, आप पीछे नहीं हट सकते इससे। सो यहाँ तक डिस्कशन मुकम्मल हो गई, ईच एंड एवरीथिंग आपको कॉन्सिक्वेंस बता दिया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद फिर होता क्या है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। दूसरी कैटेगरी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले आप मुझसे सुनेंगे, समझेंगे, फिर हम बुक की तरफ आएंगे। कहते हैं कि अच्छा, 1 मिनट, मैं अभी शुरू करने लगा था, लेकिन एक चीज़ और ऐड कर दूं यहाँ पे। आप लोग मुझे ये बताएं, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किसी एक पार्टी की ऑप्शन पे होती है कि वो चाहे तो परफॉर्म कर ले, चाहे तो परफॉर्म ना करे, या दोनों पार्टीज बाउंड होती हैं? दोनों पार्टीज। क्या बात है, माशाल्लाह। ऑप्शन तो नहीं ना होती किसी एक के पास कि मेरी मर्जी है, मैं परफॉर्म करूं ना करूं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों बाउंड है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब आप पीछे नहीं हट सकते, आप पीछे हटना चाहें भी तो नहीं आप अब इसको ब्रीच कर सकते, वॉयलेट कर सकते। अगर करेंगे तो फिर नतीजा मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा होता है, पहले आसान अल्फाज में बता दूं आपको, फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना या ना करना दोनों पार्टीज में से एक पार्टी की ऑप्शन पे छोड़ दिया जाता है।
पहले ये अल्फाज दोहराएं, याद करें, फिर एग्जांपल आएगी, ठीक है, जिससे आप कहेंगे हाँ अच्छा 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 ये इसका मतलब, ठीक है। पहले अल्फाज याद करें, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से एक पार्टी की ऑप्शन पे छोड़ दिया जाता है क्या चीज़, कि चाहे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लें चाहे आप ना करें, आप परफॉर्म करना चाहें कर लें, अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना तो ना करें, ये कानून खुद ऑप्शन दे रहे हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो आसान से अल्फाज में मैंने आपको मफहूम बता दिया, अब साथ ही इसकी एग्जांपल और उसके बाद प्रॉपर वर्डिंग पढ़ते हैं फिर, ठीक है। एग्जांपल सुने और इसमें आपको मैं इन्वॉल्व करता हूँ, ठीक है, देखना। सवाल आपसे करूँगा और जवाब भी आपसे लूँगा और यकीन कीजिए आपका जवाब दुरुस्त होगा। ये मेरी आपके बारे में असेसमेंट है? आप चेक करें आपके ऊपर कितना मैं अंधा एतमाद कर रहा हूँ, ठीक है। या अल्लाह खैर। सवाल ये है कि चले, चूँकि मैंने प्रॉमिस किया था कि पार्टी अब रिवर्स करनी है, ठीक है, तो अब ज़रा इस एग्जांपल में हम पार्टी रिवर्स करते हैं। मसलन इनके पास जो BMW थी उसको इन्होंने ख़रीदना चाहा, ठीक है, अच्छी लगी गाड़ी, तो पहले इन्होंने आराम से कहा कि भाई ये BMW गाड़ी है, जितनी प्राइस कहोगे पे होगी आपको, इवन मार्केट वैल्यू से ऊपर भी, नो प्रॉब्लम, पैसा बड़ा आपके पास, ठीक है। ये नहीं माने, भाई एक एफिलिएशन है गाड़ी के साथ ना, होती है अपनी चीज़ के साथ एक एफिलिएशन होती है, एसोसिएशन होती है, आपको मजबूर तो नहीं कर सकते। बट वो भी क्या, वो ज़िद्दी है, गाड़ी पसंद आ गई तो आ गई, और ये भी कहा जा रहा है कि जितने मर्जी पैसे ले लो, मतलब मार्केट वैल्यू के लिहाज से ये उससे इवन अबव। वो माने ही रहा, तो इन्होंने भला क्या किया, बैग से पिस्तौल निकाला, उफ अल्लाह, गन इधर, बोल इप के बोल, देरिया कि नहीं देरिया, बोलो बेचोगे कि नहीं बेचोगे। अब आपको पता है गन को देख के भाई आप फील करें आप क्या आपके साथ, कहता ठीक है भाई बाप ले ले, मेरी जान छोड़ दे, ले ले, ओके डन, आई एम विलिंग टू सेल माई कार टू यू, ठीक है राजी। उन्होंने पेमेंट कर दी और इन्होंने गाड़ी दे दी, ओके हो गया। बस सवाल मेरा ये है कि सब कुछ हो भी गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, प्राइस पे हो गई, गाड़ी चली गई, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, साइन भी कर दिए, बस ये ठीक है, इससे आगे कौन है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि मैं पूछूंगा तो मुझे लग रहा है कि आपका जवाब ठीक हो जाएगा, तो देखते हैं, ठीक है। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? देखा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वजह, क्योंकि बंदे की रजामंदी नहीं थी, ठीक है। तो अब यहां से हम एक नई टाइप लेके आ रहे हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, कानून के तकाज़ों के मुताबिक ये बिल्कुल भी नहीं था, तो इसको कोई ना कोई नाम तो दिया जाए ना। तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को, या यूं कह लें कि इस तरह जो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें कानून ने क्या कहा हुआ है, उर्दू के अंदर मैंने आसान अल्फाज में पहले आपको बता दिया था कि जिसमें एक पार्टी को ऑप्शन कानून खुद देता है कि तुम चाहे तो परफॉर्म करो चाहे तो ना करो। अब आप लोगों से अगला सवाल, जो कि दुरुस्त जवाब आप दे देंगे मुझे लग रहा है आपकी शक्लों से, ये जो कुछ हो गया था, अब इसकी परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस का इन्हिसार किस, इन दोनों में से किसकी ऑप्शन पे? मतलब अगर एक इन दोनों में से एक चाहता है कि मैंने ये परफॉर्म नहीं करना, तो वो कौन होगा भला? गिल्टी और एग्रीव्ड करके जवाब दें। अब बताएं, ये गिल्टी था या एग्रीव्ड था बेचारा? ये गन के इस्तेमाल के बाद क्या था? एग्रीव
तो इसका मतलब ये है नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। कानून इसको दो ऑप्शंस देता है, गैस करें कौन कौन से वाली। एक ऑप्शन तो ये है कि ठीक है आप परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन क्या है, नहीं, चूंकि मेरी रजामंदी नहीं थी, मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, लिहाजा मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना। वो गाड़ी चली भी गई है, मैं वापस लाना चाहता हूँ। तो इस मकसद के लिए फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। यू विल हैव टू फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपको एविडेंस देना होगी, कोर्ट में साबित करना होगा। इस तरह अपने आप को एग्रीव्ड आप शो करें, उसको गिल्टी शो करें कि आपकी रजामंदी फ्री नहीं थी, तो आप अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं। समझ आ गई? हाँ, फिर दूसरी ऑप्शन तो है ही है, भला कौन सी वाली, और ना बाबा ना, जो गन दिखा सकता है चला भी सकता। बस फिर ये सोच के भाई आप चुप कर जो, बस जो होना तो हो गया, किस्मत समझ के, ठीक है। तो बहरहाल ये सारा बैकग्राउंड था, पस मंजर था। अब आ जाएं किताब की तरफ। कहता है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है, ये देखिए इसकी डेफिनेशन में ये अल्फाज लिखे हुए हैं, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन, इसको फोकस करें, वन पार्टी, ठीक है। दो में से एक पार्टी की ऑप्शन पे एनफोर्सेबल है, यानी एक पार्टी अगर चाहे तो उसको परफॉर्म कर ले, चाहे तो वो उसको परफॉर्म ना करे। ओके हो गया। और वो पार्टी कौन सी होगी जिसकी ऑप्शन पे है, वो एग्रीव्ड है। इसको भी अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें कि वो वन पार्टी कौन सी होगी कि जिसकी ऑप्शन पे छोड़ दिया जाएगा कि आप चाहें तो परफॉर्म करें, चाहें तो परफॉर्म ना करें, वो एग्रीव्ड पार्टी होगी। ओके हो गया जी? अच्छा, एग्जाम्पल भी समझ आ गई है? हाँ हाँ, कहता जी मुझे तो बहुत ही अच्छी समझ आई है। अच्छा, अब इसके ऊपर जाकर ना आगे हमने एक टॉपिक पढ़ना है, एक पूरा चैप्टर आएगा, तो उसमें ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, इस किस्म के और कई केसेस भी आएंगे, आप देखिएगा। जैसे अभी जो मैंने एक केस बताया कि गन पॉइंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया गया, इसी तरह कुछ सिचुएशंस और भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। देखिए कुछ ना कुछ तो हमें सस्पेंस रखना चाहिए ना। अगर आप ये चाह भी रहे हैं कि नहीं सर हमें कुछ और बताएं, तो नहीं, जब वो टॉपिक आएगा तो उसमें कुछ और बड़ी दिलचस्प किस्म की मज़े की चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। मसलन सस्पेंस को आपको इंक्रीज़ कर दूं, सस्पेंस, ताकि आप बेचैन हो जाएं कि यार क्या मतलब आगे चीज़ आने वाली है। मसलन वो जो टॉपिक आगे हमने पढ़ना है इसी से रिलेटेड, तो उसमें ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई हस्बैंड वाइफ में से कोई दूसरे को मजबूर करता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने पे और दूसरी की रजामंदी नहीं थी, ठीक है, मसलन ज्वेलरी पसंद, वो कहता है जी तुम बेच दो, वो कहती है नहीं बेचनी, मैं जहेज में लेके आई हूँ, क्यों बेचूँ, ठीक है। तो इस तरह की कुछ और चीज़ें भी हैं। फ्योंसे का भी आएगा, ये अब देखें वो चेहरे मुस्कुरा उठे हैं, ठीक है। तो बच्चों ठहर जाएं, उस लेक्चर के आने का इंतज़ार करें। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें प्रेशराइज करके आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो, जैसे अभी प्रेशराइज ही किया ना, ये फिजिकल प्रेशर था, आप बंदे को मारने लगे थे बेचारे को। तो इस किस्म की और सूरतें भी हैं कि जो उस चैप्टर में जाके आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। दिली दिल में आप कह रहे हैं सर प्लीज़ इसको यहाँ पे रोक दें, वो शुरू कर लें, नो अच्छा, वॉइडेबल के बाद आ गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना था तो बिल्कुल ठीक था, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज परफेक्ट, कोई खराबी नहीं थी, बिल्कुल दुरुस्त था, सही था, वैलिड था। कब? जब बना था। अब हुआ कुछ यूं था कि कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था पार्टीज ने, लेकिन उसको परफॉर्म करने की डेट कोई बात के रखी थी। समझ आई? मतलब ऐसा हो सकता ना कि आज की डेट में आप कॉन्ट्रैक्ट बना लें, लेकिन आप ये तय कर लें कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे आज से 20 दिन के बाद, बोले
तो डेट ऑफ फॉर्मेशन और डेट ऑफ परफॉर्मेंस ये मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब बहाने बहाने में मैंने 2 टर्म्स आपको सिखा दी हैं। कौन सी? डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों मुख्तलिफ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आज ही आप बनाएं और आज ही परफॉर्म कर लें, ज़रूरी नहीं है। सो आज आप बना लें, परफॉर्मेंस की डेट बाद में रख दें, ऐसा पॉसिबल है। सो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना हो कि आज बना लिया लेकिन उसकी डेट ऑफ परफॉर्मेंस आपने को बाद की रखी है, मिसाल के तौर पर 20 दिन बाद आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था, दोनों बंदों ने इस बात पे इत्तेफाक किया, एग्री किया, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ पता क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद लेकिन परफॉर्म होने की डेट आने से पहले कुछ ऐसा हो गया, मिस हैपनिंग हो गई कि जिसकी वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मुमकिन नहीं रही। देखा, मैंने लफ्ज़ आपने है कहा, मैंने क्या कहा? रही। यही आपको फ़र्क बताना था। दोबारा बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मुमकिन थी, ठीक है। अगर उसी वक्त परफॉर्म कर लिया जाता तो परफॉर्म हो सकता था, लेकिन परफॉर्म नहीं किया उस वक्त, उन्होंने बाद की डेट रख ली। बट हुआ क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद लेकिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस के आने से पहले क्या हो गया? कुछ ऐसा मिसहैप हो गया, मिसहैपनिंग, कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि अब उसी तरह रुक के कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मुमकिन नहीं रही। तो जिस लम्हे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मुमकिन न रहे, उस वक्त हम कह देते हैं नाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड। अभी तो एग्जांपल आएगी तो फिर सही समझ आएगी। छुरी याद करवा रहा हूं मैं आपको। जी बताएं, सारी कहानी दोहराते हैं। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के वक्त परफॉर्मेंस मुमकिन थी, लेकिन उस वक्त बना लिया, लेकिन परफॉर्मेंस की डेट बाद की रखी, और डेट ऑफ फॉर्मेशन के बाद लेकिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले बीच में कहीं पे आके कुछ ऐसा मिसहैप हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मुमकिन न रही। तो अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नाम क्या देंगे कि दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड या दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो इसे कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लें जी एग्जाम्पल सुने और बात समझें। आप भी सोच रहे होंगे साहब क्या हमें मतलब इंतज़ार में डाला हुआ है। आपने एक तो एग्जाम्पल बुक में लिखी हुई है, मैं खुद से भी एग्जाम्पल आपको दूंगा। जैसे मैं कह चुका हूँ कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ ज़रा ज़हन रखनी है, पढ़नी है। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक बिल्डिंग की सेलिंग और बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट किया था, सपोज 1 अक्टूबर को। कब किया था? 1 अक्टूबर को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। किसके लिए? फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ अ बिल्डिंग। आज 1 अक्टूबर को, फर्ज कर लें आज अगर 1 अक्टूबर है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बिल्डिंग मौजूद है, हो सकता है उसी बिल्डिंग के अंदर ही बैठ के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। बिल्डिंग मौजूद है, एग्जिस्टिंग है, प्राइस तय हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, ईच एंड एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड, कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, तय हो गया, साइन, दस्तखत, अंगूठे, सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइनल। तय हुआ कि 30 अक्टूबर को अब ये परफॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि बायर जो है वो प्राइस लेके आएगा और सेलर इस प्राइस को रिसीव करके क्या करेगा? उस बिल्डिंग का पोजेशन, ओनरशिप और सारा कुछ उसके हैंड ओवर कर देगा। डन हो गया? बोले डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या थी? 1 डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? हाँ 30th। 15 तारीख को ज़लज़ला आ गया है, चले ज़लज़ला लेके आते हैं। जो सैलाब आया हुआ, ये तो ठीक है, सैलाब आया, उसने सारी लोकेलिटी जो भी थी वो बह गई, उसमें वो बिल्डिंग भी बह गई। अगर आपको याद हो अभी सवात के अंदर बहरीन में नहीं इतनी खबरों का पता, वो पूरा बाजार जो है वो दुकानें और वो बड़ा एक होटल था वो भी बह गया, ठीक है, सवात के अंदर। देखिए आप, जॉइंट बिल्डिंग्स, ये होती है कुदरत, अल्लाह माफ। तो वो बिल्डिंग भी जनाब बह गई सैलाब के अंदर।
15 अक्टूबर को। सवाल मेरा अब आपसे ये है, जिसका जवाब मुझे लग रहा है कि दुरुस्त होने वाला है। सवाल ये है कि क्या 15 अक्टूबर को, जिस दिन ये डिस्ट्रक्शन हो चुकी है सब्जेक्ट मैटर की, सब्जेक्ट मैटर कहते हैं जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि इस मिसाल में सब्जेक्ट मैटर क्या है, बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई। सवाल मेरा ये है, क्या अब भी आप इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? बोले नहीं, ज़रा कह के दिखाएं आप कि ये अभी भी वैलिड है। सो इट्स नॉट स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट हैज़ बिकम वॉइड। अंग्रेजी के जुमले पे गौर करें, हैज़ बिकम वॉइड मतलब पहले नहीं था ये, ठीक है, पहले वैलिड था, लेकिन इस वजह से ये क्या हो चुका है? वॉइड हो चुका है। इट हैज़ बिकम वॉइड या इट बिकम्स वॉइड। तो ये अल्फाज आपको ये भी एक पैगाम दे रहे हैं कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये शुरू से वॉइड नहीं होता। बोले जब बनाया गया था तब से वॉइड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जब बनाया गया था तब ये वैलिड था। तो बाद में किसी वजह से, अभी तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी आपको, आगे एक टॉपिक इस पे भी आएगा, और कौन कौन से केसेस हैं, सिचुएशंस हैं कि जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाया करता है, ये भी आगे जाके चैप्टर में आएगा। तो समझ गए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? चले आप किताब से पढ़ें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है, पढ़ें ज़रा। ceases to be enforceable by law। क्या मतलब ceases to be enforceable? cease का मतलब वाला क्या होता है? रुक जाना। यानी अब इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो सकेगी, उसके ऊपर अमल रुक चुका है, सीज हो चुका है। तो ceases to be enforceable by law, when it ceases to be enforceable मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वाकयातन enforceable ना रहे तो फिर कानून भी यही कहता है कि हाँ ठीक है, कानून के तहत भी ये इन्फोर्सेबल नहीं है। समझ आई कुछ? ये 2 दफ़ा इन्फोर्सेबल लिखा हुआ है, उसकी लॉजिक बता रहा हूँ आपको मैं। वो जो बाद वाला इन्फोर्सेबल है ना, बाद वाला उसका मतलब वाला क्या है कि इन रियलिटी अब वो इन्फोर्सेबल नहीं है। एक्चुअली रियलिटी में, हकीकत में, चूंकि डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, यार नहीं समझ आ रही, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, वो बिल्डिंग गिर चुकी है, अब इन रियलिटी अब वो इन्फोर्सेबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है। तो जब इन रियलिटी वो इन्फोर्सेबल नहीं है तो फिर कानून भी तो यही कहेगा ना कि ठीक है ये इन्फोर्सेबल नहीं है, कानून के तहत भी इन्फोर्सेबल नहीं है। बोले अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बिल्डिंग गिर चुकी है और एक बंदा अभी भी कहे नहीं नहीं तू परफॉर्म कर नहीं तो मैं तेरे खिलाफ कोर्ट जान लगा? बोले कानून इसकी फेवर नहीं करेगा। ओ भाई, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था, जब वो चीज़ ही नहीं रही तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करवा के दिया जाए? तो लॉ के तहत वो इन्फोर्सेबल नहीं है ये, इसलिए ये 2 दफ़ा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। गॉट इट? बताते हैं। अच्छा, इसके बाद है वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट। पहले ये बताएं, इसमें जो एक पॉइंट था वो सबको याद हो गया कि ये शुरू से वॉइड नहीं होता। याद हो गया ये पॉइंट? ओके। अब इधर आ जाए, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन जरा पहले देखें। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, इज सेड टू बी वॉइड, इज वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट कि जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्या मतलब इसका? कि 2 बंदों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट बना है कि उसके ऊपर आप अमल नहीं करवा सकते, उस एग्रीमेंट के ऊपर, इवन कानून की ताकत से भी, इवन अदालत के जरिए भी आप उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल नहीं करवा सकते। किसी एक पार्टी को कंपेल नहीं कर सकते कि तू उस एग्रीमेंट को जरूर परफॉर्म कर। कानून की ताकत से भी आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। एग्जांपल लें ताकि जो आप क्यूरियस हो गए हैं, मुतजस्सिस हो गए हैं, सस्पेंस ये दूर हो सके। ले जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। एग्जांपल जो आ गई है,
एक माइनर है, वैसे इसके ऊपर मुकम्मल बात हमें आगे कर रही है इंशाल्लाह, लेकिन ये एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हम आमतौर पर शायद बोल लेते हैं कि फुला माइनर अभी छोटा है, अंडर एज है। ये तो लफ्ज़ सुना है, अंडर एज, माइनर, उम्र का छोटा। अगर एक माइनर ने, छोटी उम्र के पर्सन ने, मतलब 10-12 साल का बच्चा है, ठीक है, उसने अगर किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, पता किस लिए? जिस घर में रह रहा है उसी घर को सेल करने के लिए। मतलब बाहर से कोई अंकल गुजर रहे थे तो उन्हें अंकल ये घर फॉर सेल है तो आप ले लें मुझसे। भाई भी कोई मौज में दूसरे के, ठीक है, कितने का? सिर्फ 100 रुपीज का, ठीक है, 100 रुपीज का। अब आप मुझे बता दें, वो अगर 100 रुपीज दे भी दे या देने का वादा भी कर ले, ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाए, एग्रीमेंट बन जाए, इज इट एनफोर्सेबल बाय लॉ? बोले नहीं ना। अब 100 रुपये दे के थोड़ी देर के बाद वही बंदा अगर बैल दे और उसके अब्बे से कहे ओए सामान उठाओ वो कहे क्यों, बिक के है ये, आपके बरखुरदार को, बच्चे को, मैंने बबलू को जो है वो पेमेंट की है बिल्डिंग की। दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। आप समझ गए? ये वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट के बारे में एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है जो आपने अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट करनी है, दैट इज एब इनिशियो। ठीक है, एब, ये देखें, एब इनिशियो मतलब पूछेंगे आप मुझसे, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही वॉइड, इब्तिदा से ही, आगाज से ही वॉइड है। अब इसको बेहतर अंदाज में समझाने के लिए अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ज़रा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट, इनमें ज़रा फ़र्क तलाश करने की कोशिश करें। ये क्या था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वैलिड था जब बनाया गया था, बाद में किसी वजह से वो वॉइड हुआ, इसलिए उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। लेकिन ये क्या है? ये शुरू से ही, यानी जिस लम्हे ये एग्रीमेंट बनाया जा रहा था उसी लम्हे से ये वॉइड है। इनिशियल, इब्तिदा, आगाज, शुरुआत से ही ये वॉइड है, गोया कि ये बना ही नहीं है, इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। सो वॉइड एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होता है, शुरू से ही वॉइड होता है। सो आई होप कि डिफरेंस अब आपको समझ आ गया होगा, डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। ठीक हो गया ये चीज़? और मेरा ख्याल यहाँ पे स्टॉप कर दें। एसेंशियल्स भी आज के था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इतनी ही डिटेल से फिर वो टॉपिक पढ़ें, ठीक है, वरना चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर। कोई सवालात हों तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।